मैं घर से 10 साल के लिए बाहर गई, घर का फर्नीचर मेरा ऐसे का ऐसे पड़ा है। 10 साल के बाद आकर मैंने देखा कि मेरा फर्नीचर फिर एट प्लेस है, लेकिन गली के कुछ डॉग्स थे जो कि मेरे को बहुत प्यारे थे। मैंने आके जब उनका इंक्वायर करा तो मुझे पता चला कि मेरे डॉग्स ने आगे जनरेशंस ग्रो कर दी, उनके आगे बच्चे हो चुके हैं एंड बच्चे भी बड़े हो चुके हैं एंड फर्दर उनके भी आगे बच्चे हो चुके हैं। So this is how generations keep on continuing and continuing. इसीलिए हमारी सृष्टि भी चलती है, हमारा यूनिवर्स ग्रो करता है, बिकॉज उसमें क्या है, रिप्रोडक्शन होती है। So now in this lecture we will be talking about how do animals reproduce and we'll be taking only asexual reproduction for the first part. चलो शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन मतलब गिविंग बर्थ टू young ones of their own kind, जैसे कि cat will only give birth to cat or kittens, or dog will give birth to puppies. Even humans will give birth to little babies which are again humans. So reproduction मतलब growing species of our own kind. अब reproduction important क्यों है? Because अगर reproduction ना हो तो generations continue भी ना कर सके। और दूसरी चीज अगर आप देखो, नीचे देखो, यहाँ पे जिराफ की पहले गर्दन बड़ी छोटी थी, धीरे धीरे गर्दन बड़ी हुई बिकॉज इट हैड टू सर्वाइव। वो मरना नहीं चाहता था। उस टाइम जो प्लांट्स थे वो बड़े लंबे थे, तो अगर वो छोटी गर्दन नहीं रखता तो वो बेचारा मर जाता, एक्सटिंक्ट हो जाता, आगे उसकी जनरेशन जो है वो ग्रो ना कर पाती। लेकिन उसे धीरे धीरे अपने आप को क्या किया, उसने अपने आप को किया इवॉल्व। ओके, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे इवॉल्व। तो इवॉल्व मतलब एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब अपनी बॉडी में ऑटोमेटिकली धीरे धीरे चेंजेस आना एज पर द एनवायरमेंट। सिमिलरली अगर आप देखो, पहले हमने स्टार्ट किया विद अ मंकी, लेकिन धीरे धीरे हम मंकी से वी हैव नाउ बीइंग ह्यूमंस। हमारी टेल नहीं है, यू नो, वी आर नॉट स्टूप, हम सीधा चलते हैं। और हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है नाउ इट इज एज पर अवर सराउंडिंग्स। तो ये हमने क्या किया है, हमने भी किया है इवॉल्व। तो ये एवोल्यूशन इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला आ गया कॉन्टिन्यूटी ऑफ जनरेशन, दूसरा आ गया एवोल्यूशन, और तीसरा क्या है, अगर ग्रोथ होती रहेगी, नए एनिमल्स या नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते रहेंगे, तो पुराने अगर नहीं मरेंगे तो क्या होगा, ओवरक्राउडिंग। तो टू मेंटेन life and death cycle also reproduction is very important. So now let's read why reproduction is important and what is reproduction. So if you see, the reproduction means the production of new organism from the existing organism of the same species. इसमें कीवर्ड है सेम स्पीशीज। अगर आप सेम स्पीशीज नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। Now why it is important? Number 1, to maintain continuity of species, the first point। ठीक है, आपको continuity मेंटेन करनी है स्पीशीज की। Second step is reproduction is important for evolution, ताकि हमारी जनरेशंस आगे अच्छे से ग्रो कर पाए इन एज पर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। और तीसरा क्या है, टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन कितनी टाइप्स की होती है, अगर मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूं, यहां पे क्या है, यहां पे है टाइगर विद अ कप, यहां पे क्या है, फ्लावर जिसके ऊपर इंसेक्ट बैठ रहा है एंड उसके अंदर होगी पॉलिनेशन, फिर होगी फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आ गया ये प्लांट जिसको हमने कर दिया ग्राफ्ट, एक प्लांट के अंदर दूसरा डाल के हमने ग्राफ्टिंग कर दी ताकि हमें हमारे अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाए। और चौथे में क्या है, ये ऑर्गेनिज्म इमीडिएटली डिवाइड कर रहा है इनटू 2 ऑर्गेनिज्म। तो ऑन द स्क्रीन राइट नाउ यू आर सीइंग 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, उन रिप्रोडक्टिव सेल्स को बोलते हैं गैमीट्स, और उससे न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशंस, जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा स्लो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी a child is born, तो child will not undergo reproduction, no, because we need some time, our body needs some time ताकि हमारे gametes जो हैं वो mature हो जाएं। So that time is till puberty।
14-15 साल तक हमारे जो गेमीट्स हैं वो मेच्योर होते हैं, एंड दैट इज अ टाइम जब हम रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं। फिर धीरे धीरे व्हेन मदर गिव्स बर्थ टू यंग वन आल्सो, उसमें क्या है 9 मंथ्स का पीरियड है जब बेबी इट्स इन द वोम, उसके बाद बाहर आता है। सो इट्स अ स्लो प्रोसेस। सो रिप्रोडक्शन इज नॉट वेरी फास्ट इन केस ऑफ multicellular organisms when it is sexual reproduction. Same is the case with flowers also. फ्लावर्स में एंथर है, स्टिग्मा है, लेकिन पता नहीं ना पोलन कब आके गिरेगा, आएगा तो टाइम लगेगा फ्रूट को राइपन होने में, ग्रो होने में। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी स्लो। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, इट इज ऑलवेज हैविंग जेनेटिक वेरिएशंस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये जो टाइगर है और कब, ये तो दोनों सेम है, तो इसमें वेरिएशंस कहाँ है? वेरिएशंस इज नॉट अबाउट व्हाट दे लुक लाइक, variation is about their characteristics. Maybe one is short, one is dwarf, one is faster, one is slower, eyes may change, कुछ भी change. So all these changes come under genetic variations, जो कि हमारे में भी होते हैं। It's not कि हमारे हाथ पैर चेंज हो जाएंगे, but yes, we will resemble our parents, but we are not like our parents. तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर आप ए सेक्सुअल की बात करो आखिरी में या ये वाले में, तो ए सेक्सुअल इज वेरी वेरी फास्ट, बिकॉज उसमें कोई गेमेट इन्वॉल्व नहीं है, कोई रिप्रोडक्टिव सेल इन्वॉल्व नहीं है। जैसे ऑर्गेनिज्म मेच्योर हुआ, अमीबा मेच्योर हुआ, उसने एक के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और वो भी दोनों डॉटर सेल्स विच आर कंप्लीट। सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जस्ट सिंगल पेरेंटल, नो गेमीट्स आर रिक्वायर्ड, इट इज अ फास्टर प्रोसेस, और उसमें कोई जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होती। इट इज ऑलवेज अ कार्बन कॉपी विच इज बीइंग फॉर्म्ड। So now sexual reproduction, production of offspring from 2 parents in which 2 sex cells are involved, which you call as gametes. Genetically different offsprings are produced. Slow process है, it creates genetic variations आती हैं, और उसके बाद it occurs in all mammals या multicellular organisms also, जिसमें sexual reproduction होता है। Now I'm talking about asexual. asexual में क्या है, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। तो उसमें क्या है, देर इज नथिंग लाइक 2 gametes are there या there's something like variations are there, बस कार्बन कॉपी। जैसे कि आप स्टैंप लगाते हो, स्टैंप के टाइम क्या है, एक स्टैंप पैड से आप कितनी स्टैंप्स लगा सकते हो। सो दैट इज हाउ asexual reproduction happens, ठीक है ना। अब उसमें आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, फास्टर है, बिकॉज 2 पेरेंट्स को की जो सेल्स हैं उसको नहीं इन्वॉल्व होना, सिंगल पेरेंटल है, सो दैट इज फास्टर। और जेनेटिक ट्रेट जो है, जैसे कि ऑफस्प्रिंग जो होगा एग्जैक्टली कार्बन कॉपी, तो पेरेंट का जो ट्रेट है वो उसमें प्रिजर्व रहेगा। और इट अकर्स इन स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया, स्पायरोगायरा एंड ऑल। अब नाउ हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दैट इज हम पढ़ेंगे प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। एनिमल्स हम वो ले रहे हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं, जो कि पॉन्ड्स में या फिर डैम्प एरियाज में रहते हैं। वी नॉट टॉकिंग अबाउट बिग एनिमल्स। लेट्स स्टार्ट। अब उसके बाद फिशन की बारी जब आती है, सबसे पहले आप मुझे बताओ, रिप्रोडक्शन और डाइजेशन क्या ये सेम है? डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, क्या ये सारे प्रोसेसेस सेम है? क्या ये उतने ही मैंडेटरी हैं, ऑल दीज प्रोसेसेस फॉर सर्वाइवल? नो, बिकॉज डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, तभी ये सारे प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं जबकि बच्चा पैदा होता है। लेकिन रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है आफ्टर सम टाइम, जब हमारे सेल्स जो है मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन वो रिप्रोडक्शन के बाद ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करना, दैट इज ऑल आवर विल। इफ यू वांट यू कैन गो, if you don't want, even if reproduction is there, reproductive cells are there, but you are not reproducing, so that is not a mandatory process. चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फिशन की। फिशन का मतलब क्या है? फिशन का मतलब है जब कोई सेल मतलब आप सिंपल लेके चलो, साइटोप्लाज्म। वी आर जस्ट टॉकिंग फिशन की बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात आप याद रखना, इट इज द ओनली प्रोसेस दैट हैपेंस इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। बाकी जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे होते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिल्कुल याद रखना।
अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ फिशन में दो तरह के होते हैं। पहले में क्या है, मैंने साइटोप्लाज्म बनाया, सेल मेम्ब्रेन बनाई, न्यूक्लियस बनाया। जैसे ही इसको मैंने बोल दिया अमीबा, इट्स अमीबा। तो अमीबा जैसे ही ग्रो करता है, पूरा मैच्योर हो जाता है, तब ये अमीबा डिवाइड हो जाता है इनटू 2 डॉटर सेल्स। उसके लिए सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, राइट। तो सबसे पहले हम अमीबा का न्यूक्लियस इलोंगेट होके डिवाइड होता है, एंड देन उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, एंड देन 2 डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। लेकिन होता कब है, जब अमीबा मैच्योर होता है। दिस इज व्हेन वन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू 2 ऑर्गेनिज्म, और इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी मतलब 2। कंप्यूटर में भी बाइनरी लैंग्वेज होती है ना। बाइनरी का मतलब क्या होता है, 0 and 1। सेम इज द केस, बाइनरी फिशन भी यही है, when one organism breaks to form 2 similar kind of organisms, that is binary fission। लेकिन इसी में एक और तरह का फिशन होता है जिसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या होता है, एक सेकेंड। सो मल्टीपल फिशन में एक ऑर्गेनिज्म ब्रेक करता है इनटू many organism, नाम से पता चलता है। So one organism it breaks into many small organism, इसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन होता किसमें है, ये होता है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम क्या है, जब हमारा मलेरिया अटैक करता है तो मलेरिया का जो वो है ना वेक्टर, दैट इज मस्कीटो, तो मलेरिया इज ड्यू टू प्लाज्मोडियम विच एंटर्स इन योर बॉडी। ओके, सो प्लाज्मोडियम क्या करता है, अंडर प्लाज्मोडियम कुछ देर तक अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस ये बाहर एक सिस्ट में रहता है, इसको बोलते हैं सिस्ट। सिस्ट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसके अंदर रहता है और अंदर छोटे ऑर्गेनिजम्स बनने शुरू हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिशन। इसीलिए पता है जब मलेरिया होता है तो फॉर द फर्स्ट 2-3 days you don't get any symptom of malaria because these plasmodiums are still present in the cyst, they are just multiplying। लेकिन दूसरे तीसरे दिन बाद मलेरिया अपने सिम्टम्स दिखाने शुरू हो जाता है बिकॉज दैट टाइम दिस सिस्ट इज ब्रोकन। और जैसे ही आपकी सिस्ट ब्रेक करती है, these small organisms they will move out and will become part of your blood। तो ये हुई बात आपकी, this is multiple fission and that was binary fission। So let's start, what is fission? Fission अब तो आप बता ही सकते हो, fission मतलब breaking an organism या unicellular organism into 2 or more parts, दोनों चीजें आप लिखना। So fission means when unicellular organism splits into 2 or more organisms, it is called as fission। Now it is of 2 types। First आ गया आपका binary fission। Binary fission में क्या है, parent splits to form 2 organisms। अब इसमें भी आपके पास एक ट्विस्ट है, इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या है, मेरे पास है सबसे पहले अमीबा, अमीबा है, पैरामीशियम है, लेशमेनिया है। लेशमेनिया ये सारे करते हैं बाइनरी फिशन, बैक्टीरिया भी। अब लेशमेनिया कहां पर होता है, लेशमेनिया होता है काला अजहर जो क्रिएट करता है, काली खांसी काइंड ऑफ। तो अब अमीबा का तो सबको पता है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखते हैं। अमीबा सबसे पहले मैक्सिमम ग्रोथ लेता है, उसके बाद उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म एंड देन इट फॉर्म्स 2 डॉटर न्यूक्लियाई। सो दिस इज हाउ अमीबा ब्रेक्स। अब अमीबा का जो ब्रेकेज का प्लेन है, दैट कैन बी लॉन्गिट्यूडिनल, दैट कैन बी वर्टिकल, दैट कैन बी एनी प्लेन, बिकॉज ऐसा कुछ फिक्स नहीं है अमीबा का। लेकिन अगर आप लेशमेनिया की बात करते हो, लेशमेनिया में क्या होता है, लेशमेनिया में उसके पास होता है फ्लैजिलम। फ्लैजिलम की वजह से इसका प्लेन जो होता है दैट इज अ लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन अलोंग द फ्लैजिलम। अब फ्लैजिलम के अराउंड ये धीरे धीरे कर्व्स बना के देन इट ब्रेक्स इनटू 2 ऑर्गेनिजम्स। सो इसकी डिवीजन जो होती बाइनरी फिशन ही है, लेकिन होती कैसे है, बाय द लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। अगर आपको डिफरेंस आता है अमीबा और लेशमेनिया का, तो यू कैन राइट अमीबा डिवाइड्स इन एनी प्लेन but leishmania divides only in longitudinal plane with respect to the flagellum, that is all, but both are unicellular।
अब हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बोला है प्लाज्मोडियम। सो प्लाज्मोडियम ने सबसे पहले क्या किया, सेल एक था, एक न्यूक्लियस था, धीरे धीरे कितने ही डॉटर न्यूक्लियाई बन गए, लेकिन बाहर क्या है, सिस्ट है। और जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ये सिस्ट ब्रेक करके सारे प्लाज्मोडियम को आपके ब्लड में इन्फ्यूज कर देती है और फिर मलेरिया के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। सो मल्टीपल फिशन मतलब व्हेन पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू मेनी ऑर्गेनिजम्स लाइक योर प्लाज्मोडियम। इसमें क्वेश्चन क्या है, सिस्ट पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट इज सिस्ट, ऑल्दो ऑल ऑफ देम आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम बढ़ रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। सो फेवरेबल कंडीशन में सिस्ट ब्रेक कर जाती है। सबसे पहले आ जाता है आपका फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन भी एक तरह का बाइनरी फिशन है। आपने स्पाइरोगायरा सुना है? स्पाइरोगायरा क्या है, ये सब कुछ 8th क्लास में आपने करा हुआ है। तो मैंने बोला 8th का और 10th का सिलेबस इज ऑलमोस्ट सिमिलर। तो स्पाइरोगायरा क्या है, स्पाइरोगायरा ग्रीन ऑर्गेनिज्म है, रिबन लाइक ऑर्गेनिज्म जो कि पॉन्ड्स में मिलता है। सो स्पाइरोगायरा इज लाइक दिस। अब बात हम वहीं पे करेंगे, जब स्पाइरोगायरा मैच्योर हो जाता है, मैच्योरिटी इज इंपॉर्टेंट, मैच्योर हो जाता है तो स्पाइरोगायरा की बॉडी जो है इट ब्रेक्स इनटू फ्रैगमेंट्स और इसको ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया लाइक दिस। और हर एक फ्रैगमेंट then give rise to a complete spirogyra. That is called as fragmentation. ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है स्पाइरोगायरा, और अमीबा यूनिसेलुलर। दोनों के अंदर हो रही है बाइनरी फिशन। फिशन ही हो रही है ना, इसमें भी ब्रेकेज हो रही है आफ्टर मैच्योरिटी, उसमें भी ब्रेकेज हो रही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि नंबर 1 ये मल्टीसेलुलर, वो यूनिसेलुलर। सबसे पहला डिफरेंस, मल्टी सेलुलर है स्पाइरोगायरा और अमीबा क्या है, या अमीबा लिख देते हैं हम। सो अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर। और दूसरा डिफरेंस क्या है, इसमें जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं दे आर नॉट कंप्लीट डॉटर न्यूक्लियाई, दे आर नॉट कंप्लीट सेल्स। जैसे कि ये छोटे सेल्स हैं, इनको भी बड़ा बनना है, लेकिन इसमें क्या है, कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड। इसमें कंप्लीट बनता है। एक जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, दोनों कंप्लीट होते हैं, लेकिन ये जो है कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। ये धीरे 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 बाय सेल डिविजन्स ये कंप्लीट हो जाते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पाइरोगायरा एंड जो आपका बैक्टीरिया है उसकी फिशन का। अब फ्रैगमेंटेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सो फ्रैगमेंटेशन अकर्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहली बात, मैं ग्रीन कलर ही यूज कर रही हूं ताकि आप इसको स्पाइरोगायरा से रिलेट कर पाओ। तो स्पाइरोगायरा अकर्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सॉरी फ्रैगमेंटेशन। सो फिलामेंटस एल्गे, ओके मैं आपको पिक्चर्स दिखा दूं पहले इसकी। तो ये है आपका स्पाइरोगायरा जो कि पॉइंट्स में आपको दिखाई देता है। अलोंग विद दैट दीज आर सी एनिमोन्स, ये हैं आपके सी एनिमोन्स। सी एनिमोन्स क्या होते हैं, दे आर मेरीन एनिमल्स। ये क्या करते हैं, ये सबस्ट्रेटम होता है, जैसे पत्थर होते हैं ना जमीन में, तो सबस्ट्रेटम पे ये सी के अंदर अटैच रहते हैं। दे डोंट मूव, दे जस्ट like they show movement by these tentacles but they don't move from one place to another. इनके अंदर भी क्या है, अगर यहां से ब्रेकेज हो जाती है, दिस स्मॉल फ्रैगमेंट विल गिव राइज टू अ न्यू कंप्लीट सी एनिमोन। और उसके बाद आ गया फ्रैगमेंटेशन, ये आपका दिखाया मैंने। तो न्यूक्लियस इज देयर, तो यू विल राइट सेप्टम। सेप्टम क्या है, ब्रेकेज पॉइंट, एंड दीज आर क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्यों होते हैं, बिकॉज स्पाइरोगायरा अंडरगोज फोटोसिंथेसिस। So on maturity, body breaks to form 2 or more pieces. Each piece develop into new organism. How is it different from binary fission? Binary fission unicellular में होता है और वो multicellular में। एक और पॉइंट मैंने आपको बताया है कि बाइनरी फिशन में कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, लेकिन इसमें क्या है, स्पाइरोगायरा में द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज फॉर्म्ड दैट इज नॉट ऑफ कंप्लीट साइज, सो इट हैज टू ग्रो। सो दैट इज द सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सो फ्रैगमेंटेशन इज डन।
उसके बाद आ गया रीजनरेशन। रीजनरेशन इज वेरी वेरी एक्सक्लूसिव प्रोसेस। रीजनरेशन में क्या है कि ऑर्गेनिज्म का, अगर जैसे कि मेरे पास ऑर्गेनिज्म है, आप लेके चलो प्लेनेरिया ले लेते हैं। सो प्लेनेरिया वी बनाया और उसके ऊपर छोटा सा मेरा प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है, अगर बाय चांस वाटर कर, सब पानी में रहते हैं, बाय चांस वाटर करंट्स आए या फिर इसको पत्थर से टकर गया तो इसके पार्ट्स छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, लाइक दिस। मान लो ये ब्रेक हो गया, ओके। सो इसके अंदर क्या कैपेसिटी है, इसके अंदर कैपेसिटी है कि when the smallest part will give rise to complete planaria, इससे पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज रीजेनरेशन। अब रीजेनरेशन बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है। सबसे पहली बात, क्या रीजेनरेशन ही रिप्रोडक्शन का मेथड है प्लेनेरिया का, या फिर हाइड्रा भी ऐसे करता है कि क्या हाइड्रा या प्लेनेरिया में ओनली रीजेनरेशन इज अ प्रोसेस फॉर रिप्रोडक्शन? अगर बाय चांस उनकी बॉडी ब्रेक नहीं हुई तो क्या वो आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्या वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे? नो, रीजनरेशन इज नॉट द ओनली प्रोसेस फॉर देम। ये तो हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, रीजनरेशन में मान लो डॉग की टेल काट देते हैं, तो क्या उस टेल काटने के बाद क्या ये पूरा डॉग बन जाएगा उसके अंदर से? नहीं। ऐसा क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज वो मल्टी सेलुलर है और उसकी बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स है। सो लेट्स स्टार्ट, रीजनरेशन होता क्या है? सो रीजनरेशन इज आई कैन से रीजनरेशन इज बाय चांस रिप्रोडक्शन मेथड। सो रिप्रोडक्शन अकर्स बाय अ चांस। तो चलो बात करते हैं रीजनरेशन की। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनी कट पार्ट। सो दे फॉलो दिस सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? रीजनरेशन एंड देन ग्रोथ, कि पहले तो ऑर्गेनिज्म पूरा बन जाएगा फिर उसकी ग्रोथ होगी धीरे धीरे। सो रीजनरेशन अकर्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। ये रहा हमारा प्लेनेरिया। सो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया और फिर पूरा तीन प्लेनेरियाज हमारे सामने तैयार हो गए। सेम इज द केस विद हाइड्रा। एडल्ट हाइड्रा था, बाय चांस टूट गया बिकॉज इट इज अ बाय चांस रिप्रोडक्शन। बाय चांस टूटा और देन हमारे पास जितनी बार टूटा उतने हाइड्रा जो है वो डेवलप हो गए। तो हाइड्रा में क्या चीज डेवलप होती है? एक तो होता है उनका सेल बॉडी और दूसरा होता है टेंटिकल्स। जब टेंटिकल्स और सेल बॉडी पूरी आ जाती है तो हम कहते हैं हाइड्रा जो है तैयार हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करता, रीजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन एज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट डिपेंड ऑन बीइंग कट, कि हमें काटोगे तो हम ग्रो करेंगे, ऐसा नहीं है। They will reproduce by any other method also. Now let's discover how these organisms reproduce. लेकिन उससे पहले हम इस डॉग की बात सुनते हैं। डॉग कहता कि अगर मेरी टेल काट दी जाए तो क्या नया डॉग बनेगा? या फिर लिजर्ड भी कहती कि अगर मैंने अपनी टेल, लिजर्ड को अगर आप पकड़ोगे ना, लिजर्ड में टेल निकाल देती है, तो क्या उस टेल की जगह पे नई टेल ग्रो करती है या पूरी लिजर्ड ग्रो करती है? इट इज ओनली टेल, बिकॉज टेल के अंदर जो सेल्स हैं, ओनली द सेल्स ऑफ द सेम काइंड विल रीजनरेट। पर डॉग के अंदर, डॉग तो बहुत ज्यादा मल्टी सेलुलर है, तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर जो टेल के सेल्स हैं, so that are only tail cells, and that tail cells do not have capacity to create kidneys, liver, heart. So that is why there's no new dog which is formed. Plus dog के अंदर tail भी दोबारा से नहीं आती because dogs do not have capacity to regenerate. Lizards do have, but they don't regenerate the whole body. They just regenerate the tail, because only regenerative cells are present in the tail of the lizard. So now comes regeneration occurs in organisms of simple body, you can say multicellular organism। ये ध्यान से सुनो because end पे आके एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जिससे आपको पता चलेगा कि क्या आपने चैप्टर ध्यान से सुना या नहीं। चलो, सो नेक्स्ट आ गया आपका बडिंग। अब बेचारा हाइड्रा जो बहुत उदास था, वो कहता मैं कटूंगा तो मैं बढ़ूंगा,
लेकिन ऐसा नहीं है। हाइड्रा कटने से नहीं बढ़ेगा, हाइड्रा का एक अपना मेथड है ग्रोथ का, और उस मेथड को बोलते हैं बडिंग। सो बडिंग तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। बडिंग में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला हाइड्रा के दो पार्ट्स हैं, एक तो सेल बॉडी और एक टेंटिकल्स। अब हाइड्रा भी मल्टी सेलुलर है, तो हाइड्रा में क्या होता है, जब एडल्ट हाइड्रा बन जाता है तो एडल्ट हाइड्रा के किसी भी पार्ट से, ग्रोइंग पार्ट से एक छोटा सा बड बाहर आ जाता है। ओके, सो दिस इज अ बड। व्हाट इज बड? बड इज अ स्मॉल आउटग्रोथ फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब ये आउटग्रोथ धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है। अब देखो, इसकी सेल बॉडी तो बन गई, लेकिन इसके टेंटिकल्स नहीं आए, और जब तक टेंटिकल्स नहीं आएंगे ये पेरेंट बॉडी से डिटैच नहीं होगा। तो थर्ड स्टेप पे इसके टेंटिकल्स आ जाते हैं, और जब टेंटिकल्स आते हैं तब ये हाइड्रा पेरेंट बॉडी से डिटैच होके नीचे गिर जाता है। तो ये रही मेरी पेरेंट बॉडी और ये मेरा हाइड्रा, और धीरे धीरे इट विल टेक इट्स ओन प्लेस। So this is how Hydra grows. It grows by budding. And what is bud? Bud is a small outgrowth from the part of parent body. तो bud के अंदर there might be those cells which grow and multiply very, 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 very fast. और एक चीज आपको और बताऊं, जो आप 9th में करके आ चुके हो, माइटोसिस और मियोसिस, ये सारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आप बता सकते हो कि ये माइटोसिस हो रहा है या मियोसिस? यू कैन ओनली चूज वन। सो टेल मी इन माय कमेंट सेक्शन बिलो कि क्या ये सारे ऑर्गेनिजम्स माइटोसिस कर रहे हैं या मियोसिस। अब आगे आ गया बडिंग, चलो पढ़ते हैं। अ स्मॉल पार्ट of the body of the parent that grow out as a bud which then detaches after being a complete organism. इस किस में होता है? ये होता है यीस्ट में, या एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, कोरल्स में, जो कि पानी में होते हैं कोरल्स, और उनके अंदर हर चीज डिफ्यूजन से आती है, पानी के अंदर से ही इनके अंदर सॉल्ट्स आएंगे, ऑक्सीजन आएगी। तो कोरल्स के अंदर बड़ा ही इंटरेस्टिंग मेथड है, मैंने यहाँ कोरल बनाया आपके लिए। तो कोरल में क्या होता है, बर्ड्स बनते हैं, लेकिन बर्ड्स जो है वो डिटैच नहीं होते बॉडी से, डिटैच नहीं होते। तो कोरल अगर यहां से शुरू होता है, धीरे 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 कोरल जो है इतना बड़ा हो जाता है, और बड़ा होता ही रहता है, बिकॉज बर्ड्स डू नॉट डिटैच फ्रॉम द बॉडी। और इस प्रोसेस को बोलते हैं कि उन्होंने क्या डेवलप कर लिया अपने बॉडी पे, उन्होंने डेवलप कर ली कॉलोनीज। So this is how sponges and corals, they also undergo budding, but through budding they develop colonies. They don't develop individual organisms. और ये रहा आपका यीस्ट। यीस्ट क्या है? यीस्ट है एक नॉन ग्रीन प्लांट जिसको हम फंगस भी बोलते हैं। यीस्ट में भी स्मॉल बड आती है, बड डिवीजन करती है, और फिर दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, द डॉटर सेल्स कम आउट। So this is budding in hydra, budding in yeast and budding in coral. Let's move ahead. अब आई हमारी नेक्स्ट पार्ट जिसको हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन क्या है? मेरे पास है ये ब्रेड। अब इस ब्रेड को मैंने 3-4 दिन के लिए एक वार्म मॉइस्ट एरिया में रख दिया, तो मैं देखूंगी मेरी ब्रेड के ऊपर फंगस आ जाती है। वो फंगस क्या है? एक्चुअली इस टाइम भी इस ब्रेड को खोजने के लिए बहुत सारी फंगस हवा में है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही, माइक्रोस्कोपिक, और वो फंगस है इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। तो ये स्पोर्स को जब पता चल जाता है कि मेरी ब्रेड तो यहां पड़ी है, तो वो सारे के सारे स्पोर्स धीरे 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 इस ब्रेड के ऊपर एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही स्पोर्स कैसे होते हैं? सेम सिस्ट जैसे, जो प्लाज्मोडियम में सिस्ट थी ना, वैसे ही स्पोर्स होते हैं। और जैसे ही ये स्पोर इसके ऊपर बैठेंगे ना, तो वो धीरे धीरे खुश हो जाएंगे कि वाओ, यहाँ पे तो फूड भी है, यहाँ पे कोजीनेस भी है, वार्मथ भी है। तो वी वो स्पोर्स खुल खुल के बन जाएंगे मिनिएचर प्लांट। पर वो प्लांट नहीं है, याद रखना, वो एनिमल है इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट।
तो ये ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं माइसेलियम। तो इस माइसेलियम में क्या होता है? सो दीज आर राइजोइड्स। मैं आपको इसका पार्ट्स बताती हूँ स्पोर्स का। सो दीज आर राइजोइड्स और ये होता है स्पोरेंजियोफोर, और यहां पे फिर से वो बना देते हैं स्पोरेंजियम, जिसके अंदर होते हैं माइन्यूट स्पोर्स। अब क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है फिर से ये स्पोर्स खुल जाते हैं फ्रॉम स्पोरेंजियम एंड देन दे मूव आउट। सो दिस इज अ होल स्ट्रक्चर विच यू हैव टू रिमेंबर। ये डायग्राम आ सकती है। तो इसमें क्या क्या है? स्पोरेंजियम है, स्पोर्स है, स्पोरेंजियोफोर है, ये हाइफे है, हाइफे इज लाइक अ डिविजन ऑफ माइसिली, और ये राइजोइड्स है, राइजोइड्स आर लाइक रूट्स फ्रॉम विच स्पोर्स कम आउट। अब लेट्स रीड। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या है? पेरेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जिसको बोलते हैं स्पोर्स। स्पोर्स आर स्प्रेड इन द एयर बट दे विल डेवलप ओनली व्हेन देयर आर फेवरेबल कंडीशंस। तो स्पोर्स को क्या बोल सकते हैं? सिस्ट की तरह, दैट इट इज अ हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग व्हिच प्रोटेक्ट्स द फंगस फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन। और उस फंगस का नाम क्या है? वो है राइजोपस। तो इस प्रोसेस से राइजोपस भी ग्रो होती है, म्यूकर भी ग्रो होता है, और प्लांट्स जैसे कि फर्न्स एंड मॉसेस, ये प्लांट्स कौन से हैं? ये प्लांट्स हैं जब हमारी अर्थ बननी शुरू हुई थी ना, तो उस टाइम ये फर्न्स एंड मॉसेस बहुत थे। अभी भी आप कहीं भी जाओ, आप कहीं भी मॉइस्ट एरिया में जाओ, आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई देगा। सो दीज आर ऑल फर्न्स एंड मॉसेस, दे ऑलवेज लुक फॉर मॉइस्ट कंडीशंस टू ग्रो। तो ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन। तो यहां तक हमारा फिनिश हुआ ऑर्गेनिज्म, दैट इज योर एनिमल काइंड, और मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच ग्रो बाय एसेक्सुअल मेथड। अब हम करेंगे प्लांट्स। हाउ डू प्लांट्स ग्रो बाय एसेक्सुअल मेथड? उससे पहले आपको पता होना चाहिए प्लांट्स के दो पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट और वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में आता है रूट, स्टेम, लीव्स, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है फ्लावर्स एंड सीड्स। चलो जी, अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक तो होता है नेचुरली। नेचुरली में तीन मेथड्स आ जाते हैं, या तो लीव से, जिसमें है ब्रायोफिलम। तो ब्रायोफिलम में क्या होता है? लीव्स के ऊपर छोटे 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 ये क्या होते हैं? बड्स, और बड्स आर हैविंग लॉट ऑफ सेल्स विच अंडरगो डिवीजन। तो जैसे ही लीफ नीचे गिरता है, उसके अंदर से बड से नए प्लांट्स आने शुरू हो जाते हैं। So that is the one way of reproduction, vegetative reproduction, that is reproduction through vegetative parts of plant, which is a natural reproduction through leaves. अब स्टेम में क्या है? मनी प्लांट। सो मनी प्लांट को अगर आप कट करके, प्रोवाइडेड वो पार्ट को कट करो जहां पे नोड्स हैं, अगर आप ग्रो करोगे तो न्यू मनी प्लांट विल बी ग्रोन लाइक दिस। सो दिस इज हाउ इट इज। एंड थर्ड पार्ट है आपका ट्यूबर्स। ट्यूबर्स क्या होते हैं? स्वोलन रूट्स या स्वोलन स्टेम्स। उनको, जैसे कि आपके पास पोटैटो है, तो पोटैटो के ऊपर होती है आई ऑफ पोटैटो। सो दैट आई ऑफ पोटैटो इज बेसिकली हैविंग अगेन lot of lot of cells which undergo division. तो वहां से you can give rise to new plant. Okay, so these are all three ways by which natural vegetative propagation can occur. अब क्या है? अब आपको नेचुरली नहीं करना, आपको अपनी चॉइस के कैरेक्टर्स लेके आने हैं प्लांट्स में। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, यू जस्ट सी कि एक मैंगो ट्री है जिसके ऊपर वेराइटी ऑफ मैंगोज आर देयर। सो यू नेम द मैंगो, अल्फांसो इज देयर, यू नेम सफेदा इज देयर। सो देयर आर मेनी वेराइटीज व्हिच यू कैन ग्रो ऑन वन मैंगो ट्री। हाउ इज इट पॉसिबल? दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ह्यूमन ब्रेन। हमने क्या किया? आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ प्रोपोगेशन निकाले, और उन आर्टिफिशियल मेथड्स को बोलते हैं, देयर आर थ्री आर्टिफिशियल मेथड्स of growing the plant from one plant by different methods. अब जैसे कि मेरे पास है फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट प्रोसेस मैं आपको बोलूं, यहां पे मैंने क्या किया? प्लांट का एक छोटा सा पार्ट काट दिया, जैसे कि ये है रोज, रोज का एक छोटा सा पार्ट काट दिया, प्रोवाइडेड वहां पे मेरे पास बड या नोड होनी चाहिए, और उसको जब मैं मॉइस्ट सॉइल में लगाऊंगी तो मेरे पास नया रोज प्लांट बन जाएगा। तो इससे क्या हुआ? एक रोज प्लांट से मैंने पूरा अपना बगीचा तैयार कर दिया। तो उसको काट काट के एक प्लांट कैन गिव राइज टू मल्टीपल प्लांट्स।
So that is where vegetative propagation artificially helps. अब cutting is the first process. A small part with bud is grown, first cut and then grown in a moist soil. इसके examples है rose, bougainvillea, chrysanthemum, grapes, sugarcane, banana. So ये सारे plants ऐसे grow करते हैं. अब second आ गया, मैंने क्या किया, एक plant को, मुझे जैस्मिन बहुत अच्छा लगता है तो मैं बार बार जाऊंगी जैस्मिन लेके आऊंगी, मेरा जैस्मिन खराब हो गया. So there are a lot of things, बारिशें बहुत आती हैं. So what I will do, जो मैं grown जैस्मिन है उसको छोटा सा मैं नीचे को लगा दूंगी. So I'll just bury it under the soil, provided यहाँ पे इसके buds होने चाहिए. तो यहाँ से क्या होगा, नया जैस्मिन ग्रो कर जाएगा. So this process of growing by just burying the small part of the stem into the soil, this is called as layering. अब लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग होती है आपकी स्ट्रॉबेरी रसबेरी की तो अपने आप ही हो जाती है. You don't have to bury it because strawberries, raspberries, they are all creepers. तो जैसे जैसे ग्रो करते हैं, जहां जहां उनकी बड होती है वहां से ये फैलते जाते हैं. तो these can grow. बाकी जैस्मिन, हिबिस्कस एंड ऑल you can do it by your hand. पर इसकी डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है कि आपका दायरा उतना ही रह जाता है. You cannot increase your circumference. इसकी वजह से competition for nutrients, competition for sunlight and water will increase. And maybe जो आपकी new generations है, क्या पता आपकी विजिलेंस अगर अच्छी नहीं है तो वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगी या नहीं. So competition will increase and it will lead to overcrowding. And now comes the last method जो कि मैंने आपको मैंगो ट्री का बताया था. तो मैंगो ट्री में क्या करेंगे, हम वो वाला या कोई भी प्लांट में हम वो लेंगे जिसकी नरिशमेंट बहुत अच्छी है, जो नीचे से अच्छे न्यूट्रिएंट्स निकाल रहे हैं. So I will choose first that part of the plant और उस पार्ट को बोलते हैं स्टॉक. और फिर मैं जाऊंगी वो वाले प्लांट पे, पर होना सेम चाहिए. ये नहीं कि मैंगो के ऊपर आप ऑरेंज लगा दो, नहीं, मैंगो के ऊपर मैंगो ही लगाओगे. तो फिर आप ढूंढ के लाओ वो मैंगो प्लांट जिसके फ्रूट्स बहुत जूसी हैं, बहुत अच्छे हैं. क्या पता लाइक आजकल हम हाइब्रिड क्यूकम्बर भी ग्रो करते हैं. आजकल हम मैंडरिन्स, यू नो, मैंडरिन्स आर ऑरेंजेस, वो भी ग्रो करते हैं. दे आर सीडलेस. तो ये कैसे ग्रो करते हैं? तो यू जस्ट चूज दैट प्लांट. नरिशमेंट के लिए हमारे पास स्टॉक है और ऊपर हमने ले लिया स्कायन. तो स्कायन और स्टॉक को आपने कंबाइन कर दिया सच दैट, और फिर एकदम से इसको टाइटली रैप कर दिया. रैप करने से क्या होगा, उसके अंदर जो कैम्बियम टिश्यू है, कैम्बियम टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम, वो एक के ऊपर एक अलाइन हो जाएंगे. अलाइन होने के बाद टाइम लगेगा कि वो दे बिकम अ कंटिन्यूस ट्यूब. और जैसे ही कंटिन्यूस ट्यूब होती है, इनकी पट्टी खोल दो. पट्टी खोलने के बाद देन दे विल डेवलप, दे विल ग्रो एज अ सिंगल प्लांट. दे विल ग्रो एज अ सिंगल प्लांट. अब उसके बाद इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग में क्या होता है, रूटेड प्लांट इज कट स्लैंटली एंड ऊपर जो है इट इज ऑल्सो कट स्लैंटली, एंड द न्यू प्लांट विच इज ग्रोन दैट इज हैविंग योर ओन डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. So you have to join it with the help of polythene. Cambium should be joined like apple, mango, peaches and all. Advantages क्या है? You can have desirable characteristics and you can also produce seedless fruits जैसे कि मैंडरिन. अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एडवांटेजेस तो बहुत हैं. हर चीज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो. जैसे कि आप सीडलेस प्लांट ग्रो कर सकते हो. इट इज अ फास्टर मेथड. अदरवाइज अगर आप धीरे धीरे करोगे इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से आप बड़ी जल्दी ही ग्रो कर सकते हो बिकॉज यू डोंट हैव टू वेट फॉर सीड जर्मिनेशन. और आप पेरेंट के रेप्लिकेट्स ग्रो कर सकते हो. कि कोई प्लांट बहुत बेस्ट है तो आप उसके रेप्लिकास बना सकते हो. फास्टर है. सिंगल पेरेंट से, मैंने बताया था ना, सिंगल से बगीचा तैयार कर सकते हैं. तो वी कैन डू दैट. सीडलेस प्लांट ग्रो कर सकते हैं, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को ग्रो करके आगे चला सकते हैं. सी हाउ ब्यूटीफुली दे आर डूइंग द ग्राफ्टिंग, जस्ट ज्वाइनिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ पॉलिथीन. और यहाँ पे वी आर डूइंग कटिंग. अब उसके बाद लास्ट टॉपिक आ गया टिश्यू कल्चर. सो देखो, दिस इज अ वेरी 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 गुड मेथड ऑफ ग्रोथ. और इसमें हम ग्रो करते हैं प्लांट्स विच आर डिजीज फ्री. सुपर हाई क्वालिटी प्लांट्स आर ग्रोन बाय टिश्यू कल्चर. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लांट के अंदर से सेल्स निकालते हैं.
सेल्स निकालने के बाद हम उनको एक आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करते हैं, जिससे एक सेल बन जाता है ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसको बोलते हैं कैलस। क्या बोलते हैं? कैलस। फिर उस कैलस को हम फिर से शिफ्ट कर देते हैं इनटू अनदर मीडियम, जिसको बोलते हैं हार्मोनल मीडियम। उस हार्मोनल मीडियम में ये कैलस से ग्रो हो जाते हैं छोटे छोटे प्लांटलेट्स, हो जाती है डिफरेंशिएशन, और आपके रेडिकल्स और प्लूम्यूल्स ग्रो होके बाहर आ जाते हैं। देन उसके बाद उस छोटे प्लांटलेट्स या सीडलिंग्स को हम सॉइल में ग्रो कर देते हैं और वो बन जाता है मैच्योर क्रॉप। इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर, और ये ज्यादातर होता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स लाइक योर कार्नेशंस, ऑर्किड्स, डेलिया एंड ऑल। इनकी ग्रोथ is done with the help of tissue culture. That is why these plants are expensive. जो ऑर्किड्स का गिफ्ट है, बुके अगर आप देते हो, that is an expensive gift for anyone because orchids are grown in such a wonderful, and highly monitored medium. So that's how it is. Expensive plants. अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस नंबर 1, फास्टर टेक्निक है, डिजीज फ्री प्लांट्स है, और ये प्लांट यू कैन ग्रो राउंड द ईयर। यू डोंट हैव टू वेट फॉर अ सीजन कि सीजन आएगा तो ग्रो करेंगे। यू कैन ग्रो राउंड द ईयर एंड यू डोंट रिक्वायर मच ऑफ स्पेस। दे कैन बी ग्रोन इन अ मिनिमम स्पेस। अब आई बारी क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको मुझे आंसर करने होंगे अंडर माय कमेंट सेक्शन, और वो क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी मैं आपको पिछली स्लाइड्स में दे चुकी हूं। तो आई होप यू हैव हर्ड एवरीथिंग वेरी वेरी केयरफुली। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज बाइनरी फिशन डिफरेंट फ्रॉम मल्टीपल फिशन? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बाइनरी फिशन में सेल डिवाइड्स इनटू 2, मल्टीपल फिशन में डिवाइड्स इनटू मेनी। बाइनरी फिशन, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, occurs only once and multiple fission occurs repeatedly. Second, how is organism benefited if it reproduces through spores? Because spores क्या होते हैं? आपके प्रोटेक्शन कवच। तो अगर प्लांट अंदर बैठा है तो प्लांट सिक्योर है, बिकॉज उसके आसपास स्पोर का कवर है। तो स्पोर उसको फेवरेबल कंडीशंस में ही ग्रो करवाएंगे, दे गारंटी दैट। सो दे कीप देम डॉर्मेंट अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। और दूसरी चीज, स्पोर्स आर लाइट वेट, सो दे कैन बी कैरिड एनीवेयर, दे कैन ग्रो एनीवेयर, and then spores reproduce very very quickly और population will increase too much. तो इतना फंगस हो जाएगा कि खाया नहीं जाएगा यार, ब्रेड को देख के गुस्सा आएगा। सो इट्स बेटर ब्रेड को लेके आओ, टाइमली कंज्यूम कर दो, इससे पहले फंगस को पता चल जाए कि आपकी ब्रेड पड़ी हुई है, तो फंगस ग्रो करना शुरू कर जाएगी। सो बेटर यू हैव इट ऑन टाइम। So DNA copy. Why is DNA copying an essential part of the process of reproduction? DNA copying तो बहुत important है। क्यों? Because number 1, DNA कॉपी करेंगे तभी तो रेप्लिकास प्रोड्यूस करेंगे, और दूसरी चीज DNA के अंदर ही होते हैं जीन कॉम्बिनेशंस, और अगर एक भी DNA मिस हो गया तो नया जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें एक आधा कैरेक्टरिस्टिक कम होगा, और जिसकी वजह से offspring cannot be of the same desirable characteristic which you might be looking for. So it is important to make sure. Why? Because offsprings must carry the same DNA as parent. Number 2, to ensure equal amount of DNA must be there as parent and offspring, because DNA carries genes, otherwise particular gene might be missing in the offspring. Why vegetative propagation is practiced for growing some of the plants? ये आप मुझे बताएंगे, because I have told you everything. अब why complex organisms cannot give birth to new organism through regeneration? वो डॉग के टेल वाली बात, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। So this is all 7th and 8th question you have to tell me in my comment section below. This completes your asexual reproduction, which was with all the unicellular, multicellular organisms, with all the plants around. So you have developed a good sense of microscopic world through this lecture. Hope you have understood well. Hope you liked my video. If yes, I request you to please like, share and subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get the regular updates. Thank you so much for watching. Thank you. Stay tuned. Bye-bye.